नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आज के मेहमान में हमारे साथ मेहमान हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री जब 2019 में गठन किया गया जल शक्ति मंत्रालय का, तो एक ही बात थी कि हमें पानी से जो पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है उस पानी की दुविधा से बचाना है, जल की समस्याओं को मिटाना है। उस पर पूरी बात होगी। खास ही खास आजकल किसानों के दिल और दिमाग में एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं निजीकरण करने का काम कर रही है। वो हमारे साथ नहीं खड़ी है। किसान जो अन्नदाता कहलाता है उसके सवाल वो भी हम जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ तमाम वो सवाल कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है। इस बीच क्या चीज़ें निकलकर सामने आ रही है और क्या तैयारियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैबिनेट मंत्री है और उससे पहले किसानों के हित में भी आप बहुत काम कर चुके हैं। किसानों के हित में, किसानों के साथ, किसानों का दर्द आपसे बेहतर कौन समझ पाएगा। सवाल किसानों को लेकर तमाम आपसे होंगे। उससे पहले बड़ा सवाल पानी को लेकर, पानी बचाना है, पानी को हमें सहज कर रखना है। लोगों को क्या हम जागरूक कर पाए हैं? क्योंकि जहाँ पानी की समस्या की बात करें आज भी वैसी ही बनी हुई है। तो क्या हर घर जल नल पहुँचाने की जो हमारी रणनीति थी उस पर काम कर पाए हम पूरी तरह? देखिए, धन्यवाद आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को समझते हुए, जिससे पूरा विश्व व्यथित और पीड़ित है, जीवन का आधार कहा जाने वाला जल, जिस तरह से उसकी उपलब्धता, पीने योग्य, काम में लेने योग्य जल की घटती जा रही है निरंतर, पूरी दुनिया के सामने चुनौती है। भारत के सामने और भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया की हर छठा आदमी भारतीय है। 15% आबादी के विरुद्ध हमको केवल 4% जल मिला, और उस 4% पानी के भी उपयोग के विरुद्ध जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, जहाँ से 40-50 साल पहले हमारी पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1500 क्यूबिक मीटर थी, अब घट करके 5000 क्यूबिक मीटर थी, अब घट करके 1500 क्यूबिक मीटर हो गई। तो चुनौती बहुत हमारे सामने बड़ी थी। संसाधन जो है सीमित होते जा रहे थे, जो हैं उनमें अशुद्धियाँ हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि देश में जल का विषय अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में डिस्कस होता था, पॉलिसी प्लानिंग होती थी, इम्प्लीमेंटेशन होता था, लेकिन सिंथेसिस और कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण से एक हॉलिस्टिक व्यू के साथ में काम नहीं हो पाता था। प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शितापूर्ण निर्णय किया और देश के जल क्षेत्र को एक मंत्रालय द्वारा निर्णय किया जाए, पॉलिसी प्लानिंग की जाए, काम की जाए, इस दृष्टिकोण से जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया। लेकिन केवल इतना ही नहीं, वो ये मानते हैं, उनका विश्वास है और बार बार उन्होंने इस बात को कहा भी है कि ऐसे बड़े विषय जब तक एक जन आंदोलन का स्वरूप न लें तब तक उनमें सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। और हम सबको प्रसन्नता है कि जिस तरह से स्वच्छता के विषय को उन्होंने जन आंदोलन बनाया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश का प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर के स्वच्छता के लिए खुद जुटेगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि प्रधानमंत्री खुद शौचालय की सफाई करते हुए, निर्माण करते हुए सामने दिखाई देगा। और उसी का कारण हुआ कि देश में लाखों लाखों लोग साथ जुटे, और जो लक्ष्य यूनाइटेड नेशंस ने 2030 के लिए भारत जैसे देश को दिया था, क्योंकि भारत 60% ओपन डेफिकेशन करने वाला देश था अकेला। 100 करोड़ में से 60 करोड़ लोग हमारे यहाँ थे, आज हम उससे मुक्त हुए। यानी तमाम वो बातें आपने बताई जो इस दौरान, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया और वो तमाम चीज़ें आपने गिनवा दी, लेकिन विपक्ष तो उतने ही सवाल खड़े कर रही हैं कि जैसा आपने कुछ किया नहीं। लेकिन इस बीच आप नमामि गंगे के बारे में बताएंगे, क्योंकि नमामि गंगे को लेकर बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूँ, उत्तराखंड में इस योजना बनाई गई, तो आप क्या बताएंगे इन योजनाओं से और कितने लोगों को हम? देखिए, गंगा हम सब लोगों के लिए आस्था का विषय है, लेकिन माँ गंगा का एक पक्ष और भी है। इस देश की 50% लगभग आबादी की जीवन का आधार माँ गंगा है। उनके पेयजल, उनकी कृषि, उनका मछली उत्पादन, इन सब के लिए, या टूरिज्म, इन सब के ऊपर जो लोग डिपेंड करते हैं,
ऐसी देश की 50% जनसंख्या जो है वो गंगा उनकी आजीविका का आधार भी है। सो गंगा आस्था का विषय भी है और आजीविका का आधार भी है। लेकिन कालांतर पर में शहरों में की बढ़ती हुई जनसंख्या, आबादी के दबाव, अनट्रीटेड पानी नदी में शहरों से निकलते हुए प्रदूषित पानी, इंडस्ट्री से निकलते हुए प्रदूषित पानी जाने के कारण से अन्य नदियों की तरह विश्व भर में जिस तरह से हुआ, गंगा भी अपवित्र होती गई। गंगा में भी अनेक तरह की अशुद्धियाँ आती गई और एक अनुभव किया जाने लगा कि पतित पावनी गंगा जो है वो खुद ही उसकी निर्मलता जो है वो उस पर प्रश्न चिन्ह लगे। अनेक वर्षों से इस बारे में विचार हो रहा था। यूपीए की सरकार के समय में 1985 के दशक में नेशनल गंगा मिशन शुरू हुआ, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में प्रयास किए गए। किसी एक शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, वो कैसे चलेगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। परिणाम ये हुआ कि 4000 करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आ पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर एक संकल्प व्यक्त किया 2014 में आने के बाद में, जब उन्होंने वाराणसी में कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उन्होंने गंगा के पुत्र के नाते एक संकल्प व्यक्त किया कि हम गंगा को अविरल और निर्मल बनाएंगे। केवल अशुद्धियों को समाप्त नहीं करेंगे, उसको अविरल बनाने पर भी काम करेंगे। और मैं आज अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिस तरह से नमामि गंगे मिशन ने काम किया है, 29,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 300 से ज़्यादा परियोजनाएं हमने काम हमने करना प्रारंभ किया। 132 पूरी कर चुके हैं। गंगोत्री से लेकर के और ऋषिकेश तक या हरिद्वार तक, कुंभ के समय तक जाइए, 32 परियोजनाओं में से 31 पूरी हो चुकी हैं, 32वीं पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आप हरिद्वार तक सीधे आचमन कर पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। लेकिन केवल इतना ही नहीं, गंगा नदी जो दुनिया की एकमात्र सजीव नदी है, लिविंग रिवर है, जिसके साथ में रोज करोड़ों लोग स्नान करते हैं। एक छठ के दिन करोड़ों लोग उस पर स्नान करते हैं। साल भर में अनेक ऐसे उत्सव पर आते हैं जिस दिन लोग उसके ऊपर स्नान करते हैं। हमारे पशुधन उस पर निर्भर है, हमारा एग्रीकल्चर रन ऑफ उसके अंदर आता है। लेकिन फिर भी मिशन गंगा, नमामि गंगे के प्रयास और काम के परिणाम के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आज गंगा अपनी पूरी लंबाई, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर में जहाँ महाप्रयाण करती है वहाँ तक, पूरी लंबाई में गंगा एक या दो स्ट्रेचेस को छोड़ दें जहाँ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के पैरामीटर पर अभी भी समस्याएं हैं, उनको छोड़ दें, बाकी पूरे लंबाई में बैदिंग स्टैंडर्ड की रिवर है, जिसकी अपेक्षा एक नदी से की जाती है। तो हमने इस दिशा में लक्ष्य लेकर के काम करना प्रारंभ किया और ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हमारी गंगा नदी दुनिया की श्रेष्ठ, स्वच्छ, निर्मल, अविरल 10 नदियों में से होंगी। हमने गंगा की अविरलता के लिए भी काम किया है। हमने एक नोटिफिकेशन इशू करके इतना पानी नदी में रहेगा ही, इसके लिए सबको बाध्यता का जो है वो सबके लिए की है। उसके साथ साथ में अफॉरेस्टेशन हो, कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट हो, जो पानी गंगा से खेती के लिए निकाला जाता है उसका विवेकपूर्ण उपयोग हो, ताकि कम पानी में खेती होगी तो नदी में पानी बना रहेगा। इन सबको भी हमने सुनिश्चित। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कुछ ऐसा देखने आप को उम्मीद मिले। मत करिए, विश्वास रखिए ऐसा होगा। चलिए, विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द कुछ ऐसा देखने को मिले। लेकिन इस बीच अगर किसानों की बात पर आते हैं, क्योंकि पानी को लेकर जिस तरह आपने बताया कि तमाम ऐसी योजनाएं बनाई गई जो सफल हुई हैं और आने वाले वक्त में सफल करके दिखाएंगे, ये उम्मीद नहीं है, भरोसा आप रखिएगा। किसानों की हम बात करें, 3 विधेयक बनाए गए, फिर बिल पास हुआ और कानून बनाया गया, लेकिन इस बीच किसान सड़कों पर उतर आए, धरना प्रदर्शन पर उतर आए। और आपसे बेहतर मैंने कहा, किसानों के बारे में कौन जान सकता है, ट्रैक्टर तक जला दिए गए। क्या हम किसानों को समझाने में सफल रहे? क्या हम किसानों के हित की बात ही किसानों तक नहीं पहुंचा पाए? वो कह रहे हैं कि ये हमारे हित में नहीं है, निजीकरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब लग गई है निजीकरण करने में। देखिए, पहली बार मैं ट्रैक्टर जलाने की बात से शुरू करता हूँ जी। एक ही ट्रैक्टर को अम्बाला में जलाया जाए, फिर उस पर रंग रोगन करके ऊपर नया पर्दा लगा करके लाके दिल्ली में जलाया जाए, ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन ट्रैक्टर जला रहे हैं और किस मंतव्य के साथ में जला रहे हैं। जिन इम्प्लीमेंट्स की किसान पूजा करता है वो कभी उसको जलाएगा नहीं। ये सुनियोजित रूप से षड्यंत्रकारी लोग, जिनका केवल एक मंतव्य है, केवल एक विचार है, केवल एक लक्ष्य है कि अपनी खिसकती हुई राजनीतिक जमीन को वापस हासिल करना, वो इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये केवल इसी बिल में नहीं हुआ है, आप इससे पीछे घूम करके देखिए।
इन बिलों से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किन के लिए था? कि जो लोग अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में धर्म के आधार पर राजनीतिक संरक्षण में शासन के द्वारा पीड़ित किए जाएं, प्रताड़ित किए जाएं, शोषित किए जाएं, ऐसे लोग व्यथित होकर, दुखी होकर भारत में आए, तो भारत में आने के बाद में उनके कष्टों को कम किया जा सके, ताकि इसके लिए नागरिकता बिल में संशोधन किया कि उनको आसानी से नागरिकता मिल सके, वो भी एक बारगी के लिए। इसमें कहीं नागरिकता किसी की लेने का प्रश्न नहीं था। यही कांग्रेस और विपक्ष के लोग थे जिन्होंने पूरी देश में को मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश की, षड्यंत्र किया और मुसलमान भाइयों बहनों के बीच में इस बात को फैलाने की चेष्टा की कि आपको 100 साल के रिकॉर्ड मांगे जाएंगे, अगर नहीं मिले तो आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ। मजहब के आधार पर देश को बांटने और आग लगाने की कोशिश इन लोगों ने की। ऐसे में तमाम उदाहरण आपको दे सकता हूं। बिना किसी आधार के रफाइल का पिछले सरकार के समय में बिना किसी आधार पर, बिना किसी तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट के कह देने के बाद में भी किस तरह से कीचड़ माननीय प्रधानमंत्री जी की धवल छवि पर उछालने की कोशिश की, यही वो सारे लोग थे। एक बार फिर इसी तरह का षड्यंत्र है। जिन बिलों में जिस विषय के बारे में कोई चर्चा नहीं है, जिस विषय से कोई संबंध नहीं है, उस विषय को खड़ा करना, झूठ को पैदा करना, पैदा करके खड़ा करना और खड़ा करके उसको भगाने का प्रयास करना, ये इनकी आदत पड़ गई है। और इस आदत को आज देश समझता है। ये जो कुछ भी पंजाब में या कुछ एक आध जगह पर और जो कुछ भी आंदोलन किया जा रहा है, ये किसानों को उकसा करके, भ्रमित करके किया जा रहा है। जिस तरह से शाहीन बाग तक ही सिमट करके रह गया। मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये बिल किसान को आज़ाद कराने के बिल हैं। मैं एक किसान होने के नाते, देश का कृषि राज्य मंत्री के नाते, दायित्व के साथ में काम करने का अनुभव होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये किसान के लिए आज़ादी का उत्सव है। और जब मोदी जी की सरकार इस वसूली को बंद कराने के लिए कानून लेकर के आए तो वो किसान विरोधी है, और जब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में छापे और पंजाब की सरकार इसको अपने राज्य में लागू कर दे तो वो किसान हितैषी है। ये दोहरे मानसिकता के साथ में, दोहरे स्टैंडर्ड्स के साथ में काम नहीं हो सकता। जिन पर कांग्रेस के नेताओं ने ये लांछन लगाया कि न तो मोदी जी ने खेती की और न देश के कृषि मंत्री ने खेती की, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम ऐसे लोगों के पीछे, ऐसे परिवार के पीछे काम कर रहे हो। तुम्हारे पार्टी के मुखियाओं को गेहूं के पौधे और धान के पौधे में फ़र्क समझ नहीं आता, जिसको बकरी के बच्चे और भेड़ के बच्चे का फ़र्क समझ में नहीं आता, वो कृषि क्षेत्र में किसी की बात करते हैं, वो किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं। इसलिए इस विषय को किसान भी समझेगा, समझता है, और निश्चित रूप से जो है ये दूरगामी परिणाम, ये इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये मोदी जी की सरकार के रिफॉर्म्स की श्रृंखला में सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है वो साबित होगा। जी, इस बीच एक और आरोप भी लगाया जा रहा है, जो किसान चलिए नहीं समझ पा रहे हैं वो बहुत जल्द समझे और पिछला एग्जाम्पल देख ले। CNRC को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे उस चीज़ों को भी लोगों ने समझा। इस बीच एक आरोप लगाया जा रहा है कि वोटिंग क्यों नहीं करवाई है। हम बार बार कह रहे थे कि आपकी सरकार ने बिल पास करवा दिया और कानून बना दिया, क्यों नहीं करवाई? देखिए, वोटिंग लोकसभा की, राज्यसभा की नियत प्रक्रिया है जी। लोकसभा में बिल पारित हुआ, कहीं वोटिंग की किसी पार्टी ने डिमांड नहीं की। बिल्कुल। राज्यसभा में पारित हुआ। अगर डिमांड की जाती है वोटिंग की, तय प्रक्रिया और नियम के आधार पर डिमांड की जाती है, तो निश्चित रूप से नियम सदस्य का अधिकार है वोटिंग कराने के लिए डिमांड करना। लेकिन उसके लिए नियत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आप वेल में रह करके हल्ला भी मचाओ और वेल से अगर वोटिंग की डिमांड करो तो ये आसन का अपमान करो, आसन को गाली दो, आसन के माइक तोड़ो और फिर उनसे कहो कि आप हमको वोटिंग दें। ये प्रेरोगेटिव आसन का है या सरकार का है? सरकार वोटिंग कराती है या आसन कराता है? संसदीय व्यवस्था में ये अधिकार जो है ये आसन को दिया गया। ये उनको, जो आसन को, इफ दे डीम फिट दे वुड हैव गॉन फॉर द वोटिंग। अगर उन्होंने उपयुक्त समझा होता तो उन्होंने किया होता। तो इसके लिए भी सरकार पर लांछन लगाना, मैं ये कह रहा हूं कि मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर मनगढ़ंत आरोप लगाना और उन आरोपों के आधार पर देश को भ्रमित करने का प्रयास करना, ये इनकी आदत बन चुकी है। और ये आदत अब छूटने का नाम कब तक लेगी? आप इतने एग्जाम्पल उनको समझा चुके हैं, देखिए, मैं आपको सामने एक स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ। जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से देखती है, देश की आम जनता।
यही विपक्ष कह रही है। लेकिन समझ नहीं रही है। अच्छा, जब रफाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सीएजी ने कह दिया, उसके बाद में भी वो जिस तरह से लांछन लगा रहे थे, लगातार 1 साल तक जिस तरह से उन्होंने देश की छवि को दुनिया भर में, देश के नेता, देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो प्राण प्रण की ऊर्जा से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी छवि के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया। लेकिन प्रभाव देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जितनी सीटें 2014 में हासिल की थी, उससे कहीं ज़्यादा सीटें इस बार 2019 में देश की जनता ने दी, हिसाब बराबर कर दिया। और वो सारे लोग जो उस समय में सबसे आगे बढ़ करके लांछन लगा रहे थे, अमेठी से लेकर के, और मैं एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गिना सकता हूँ कि उन सारे लोगों का जनता ने क्या हश्र किया। इसलिए इस विषय पर भी, चाहे वो संसद में सदन की गरिमा को तार तार करने का विषय हो, देश के जवान, देश के किसान और इन सब का अपमान करने का विषय हो, देश के जो है सेनाओं को नीचा दिखाने का विषय हो, इन सब विषयों का हिसाब चुन चुन करके आने वाले समय में देश की जनता लेगी। आने वाले समय में देश की जनता चुन चुन के वो हिसाब लेगी। और ये विपक्ष भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब जनता समझ गई है। इस कोरोना काल में जो पलायन करके हमारे जितने भी भाई आए हैं, अब वो समझ गए हैं, अब किसान समझ गए हैं, सीए एनआरसी के कानून बनने के बाद में भी अब वो समझ गए हैं। तो आने वाला वक्त ये बताएगा कि दोनों में से कौन समझ गया है, क्योंकि वो तो हम बाद